हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात व वाक़यात हैं? कल घर जाके पढ़ा, 2 घंटे लग गए पढ़ने में, सवा घंटे तक पढ़ते ही रहे। घर जाके जब क्लास में जो चीज़ें हमने इंग्लिश में देखी थी वो जब घर जाके आपने देखी तो देखने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट, 15 मिनट। फिर जिन्होंने उस पर लिखने की कोशिश की, पहला दिन लिखने वाला मामला था, तो लिखने वालों को कितना टाइम लगा? अलग अलग सैंपल आ रहे हैं, एक ने कहा 5 मिनट, एक ने कहा 25 मिनट, एक ने कहा आधा घंटा। मेरे ख्याल में आधा घंटा एक रीज़नेबल एस्टीमेट है। वो लोग जो कि डेली लिखने के भी आदी नहीं है, काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से आपने नहीं लिखा, तो अब जब लिखना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका एक रूटीन डेवलप हो जाएगी। तो यस, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ये है कि मेरी किताब का एक पेज इज़ इक्वल टू आपका हाफ आवर ऑफ राइटिंग। तो आपने पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, 1 घंटा फिर भी नहीं गुजरा। तो सिर्फ इतना ही डेली चलता रहे, वन फाइन गुड डे सिलेबस भी ख़त्म हो जाता है और आप बगैर लोड के चलते रहते हैं। तो एक बात पहले दिन से मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, आपको उलझन हो रही होगी कि ये तीसरे दिन भी यही वाली बात रिपीट कर रहे हैं बाबा, लेकिन मसला ये है कि आप जब 2-3 महीने बाद पैनिक हुए हुए होते हैं ना और दीवारों में टकरे मार रहे होते हैं कि मेरे से मैनेज नहीं हो रही चीज़ें, इसलिए कि आपने हर दिन छोटी छोटी सी मैनेजमेंट नहीं की होती। सीए का सबसे एक बेहतरीन टोटका है कि हर दिन का काम हर दिन बस, और एक दिन तूफानी होना चाहिए वीकेंड वाला, बी इट बी फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट, डिपेंडिंग अपॉन कि कोई टेस्ट वगैरह या किस तरह से है। तो एक दिन हफ्ते में टिका के सही वाला पढ़ना है, उस दिन ये फिर 3 घंटे और ये वाले रूल्स को साइड पे कर देना है। उसकी कंपनसेशन में एक दिन फिर छुट्टी भी करनी है, यानी फिर संडे वाला दिन कम से कम ऐसा होना चाहिए कि इसमें हमने नहीं पढ़ना। जब आप नहीं पढ़ते, आप और काम करते हैं, आप इजी रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, घर वालों से मिल लेते हैं या व्हाट्सएवर, उसके बाद अगला पूरा हफ्ता दोबारा से फ्रेश हो जाता है, आप बड़े एक्टिव होते हैं और आप बड़ी तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। डन? तो बस डेली का डेली करते रहें, गैर महसूस तरीके से होता चला जाएगा। अच्छा, एक दिन का काम अगर 1 घंटे में हो रहा है और आपने नहीं किया, तो 2 दिन का जब काम इकट्ठा होगा तो 2 घंटे में नहीं होगा, 3 में हो जाएगा। क्योंकि खास टाइम है ना, आप आधे घंटे तो शौक से लिख लेंगे, 45 मिनट शौक से लिख लेंगे, लेकिन जब 1.5 घंटे से ऊपर होगा तो आप आवाज़ार होंगे, बीच में मोबाइल चेक करने की कोशिश करेंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे, पानी पीने जाएंगे, वापस ही नहीं आएंगे। तो बस सिर्फ अगर आप हर दिन रेगुलर उस दिन का लोड मुकाते जाएं तो ये छोटा छोटा सा टेक है जिसको हम निपटा सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल दी जाती है एक प्रोफेसर की, कि वो प्रोफेसर साहब आए क्लास में और उन्होंने बच्चों से कहा कि ये जो ग्लास रखा हुआ है जिसमें आधा पानी पड़ा हुआ है, क्या ये मैं उठा सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा मुझे उठाते हुए कोई दिक्कत हुई? बच्चों ने कहा कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा आपको लगता है कि ये मेरी एज का बंदा ये ग्लास उठा सकता है? उन्होंने कहा जी आप बड़े आराम से उठा सकते हैं, इसमें मसला क्या है? उसने कहा अगर मैं 5 मिनट तक ये ग्लास पकड़े रखूँ? तो बच्चों ने कहा आपको उलझन होनी शुरू होगी, कोफ्त होगी कि मैंने ग्लास क्यों पकड़ा हुआ 5 मिनट से। उसने कहा अगर मैं आधे घंटे तक ग्लास पकड़े रखूं? उन्होंने कहा जी आपके हाथ सुन होना शुरू हो जाएंगे, आप परेशान होंगे, आपको पसीने आना शुरू हो जाएंगे। उसने कहा अगर मैं आधा दिन यही ग्लास उठा के रखूं? तो किसी ने कहा सर आप वैसे ही मुश्किल है आपके लिए, आप आधा दिन ये नहीं कर सकेंगे। कुछ ने यहाँ तक कह दिया कि आप पे फॉलिज का अटैक भी आ सकता है, क्योंकि आप आधा दिन उस ग्लास को उसी तरह से पकड़े हुए होंगे। उसने फिर बड़ा मजे का सवाल पूछा, उसने कहा इस सारे टाइम में क्या ग्लास में वजन बढ़ा? वजन तो नहीं बढ़ा। और क्या ये ग्लास में उठा सकता था? उठा भी सकता था। तो उन्होंने कहा ये सब क्या हुआ? तो बच्चों ने कहा सर इतनी देर तक ग्लास पकड़े रहने की वजह से हुआ। प्रॉब्लम इतनी सी थी, लेकिन जब उसको मुसलसल तारी रखा, अजियत हो गई। तो आज ये छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा ग्लास है, लेकिन अगर आप ये ग्लास अपने दिमाग पर सजा के रखेंगे, यार उस दिन का काम रहता है मेरा, तो 2 महीने तक एक पेनफुल जिंदगी गुजर रही होगी कि चैप्टर 1 मेरा पूरा नहीं हुआ हुआ, मेरे लेक्चर्स पेंडिंग हो गए हैं, मैं 7 लेक्चर नहीं ले सका। तो वो लोग जो आज का काम कल पे छोड़ देते हैं, वो फिर हर अगला दिन उनका तकलीफदेह होता चला जाता है। समटाइम पे काम करने लगते हैं, फिर कहते हैं आज नहीं करूँगा, 6 दिन बाद करूँगा, 6 दिन तक सोचते भी रहते हैं उसके बारे में।
लेकिन अगर आपने ऑन द गो उसी दिन कर दिया होता तो अगले 6 दिन बड़े खूबसूरत गुजरते हैं। तो सिर्फ एक टोटका, आज का काम आज कर देना है, टेंशन होगी नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, आप हमेशा इजी रहेंगे। बस ये छोटी सी एडवाइस है सीए में खुशहाल कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारने की। दिन में 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ना चाहते हैं असली वाले, तो फिर असली वाली पढ़ाई करें और वो 3 से 4 घंटे ही होगी, और फिर बाकी सारा टाइम आपका इजी गुजरेगा, बाकी रूटीन में गुजरेगा। लेकिन अगर आप सही से नहीं पढ़ रहे, मिक्स होके पढ़ रहे हैं, मोबाइल के साथ मिक्स करके पढ़ रहे हैं, तो 10 घंटे तक पढ़ते भी रहेंगे, मोबाइल भी यूज़ करेंगे, और बाय द एंड ऑफ डे गिल्टी होगा कि पढ़ाई सही से नहीं हुई। तो सिर्फ एक छोटा सा काम, घर जाके नहा धो के खाना वगैरह खा के जो पढ़ा है बस उसको जल्दी से जाके, जिसने लिखने का कहा लिख लें, जिसने सवाल दिया करने को सवाल कर लें, जिसने कहा सिर्फ एक दफ़ा देख लीजिएगा घर जाके सिर्फ देख लें। हर टीचर अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा, लेकिन किसी की भी स्ट्रेटेजी इतनी भयानक नहीं होगी कि आपको 7-8 घंटे लग जाए। और अकाउंटिंग का एक सवाल क्लास में हुआ, टीचर ने कहा बस ये तुम लोगों ने घर जाके कर लेना है। अगर आप जाके फ्रेश होके फ़ौरन करेंगे तो वो शायद 45 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अगर आप रात 11 बजे तक उसे ले जाएंगे और उस वक्त बैठेंगे तो आपको काफ़ी हद तक भूल चुका होगा कि क्लास में क्या बात चल रही थी। तो बेस्ट इज के वेरी फर्स्ट हैंड घर जाके पहली फुर्सत में आप उस दिन का काम निपटा के आप कहते हैं मेरी एकेडमिक्स खत्म हो गई आज की, अब मेरी एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो गई, अब मेरा घूमना फिरना स्टार्ट हो गया, मेरे बाकी सारे काम स्टार्ट हो गए। डन। कुछ पढ़ा हम लोगों ने कल हमने पढ़ा कंपनी के 3 अदद मेन फीचर्स होते हैं। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नहीं जी, इसमें मैं ब्रेक लगाऊंगा। ये वाले भाई सवाल आपकी तरफ आ रहा है, ये जो कैप वाले भाई हैं, इसके लिए एक मुश्किल सा कानूनी लफ्ज भी है सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए। सेपरेट पर्सन से हटके भी है कुछ कानून का, कुछ फलाना ऑफ, ये चले मैं आगे वाला बता देता हूँ। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, आखिरी 2 लफ्ज ये थे, लेकिन उससे पीछे भी 1-2 लफ्ज थे जी। 7 वाले भाई, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। मैंने खासतौर पर आपको कहा था इसलिए कि एमसीक्यू में अचानक से उनका मूड चेंज हो जाए तो वो कहीं पे लिख दें डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और आप सोचें पता नहीं ये क्या चीज़ है। जो चीज़ किताब में होती है वो इस हवाले से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एमसीक्यू में वो आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं। तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी कहते हैं। अच्छा, और 2 बातें थी, वो 2 क्या क्या थी? एक तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी हो गया ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके अलावा भी 2 कोई खास फीचर्स हैं, लिमिटेड लायबिलिटी और 7 वाले भाई से मशवरा ले सकते हैं। ओनरशिप इसकी ट्रांसफर हो रही होती है और इसमें परपेचुअल सक्सेशन होती है। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी या कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, इसके ऊपर इसके अंदर जो लिखा हुआ है मुझे बताएं इसमें कोई सवाल? कंपनी एक अलग शख्सियत है। पीटीसीएल नाम की अगर एक कंपनी है तो वो पीटीसीएल अपने नाम से ज़मीन खरीदेगी, वो अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाएगी, वो अपने अकाउंट्स बनाएगी, उसका ऑडिट होगा, वो टैक्स जमा कराएगी, गवर्नमेंट उसको पेनल्टी डालेगी पीटीसीएल नामी इंसान को। पीटीसीएल के ओनर्स इससे डिफरेंट लोग होंगे, उनके पैसे ज़रूर लगे हुए होंगे, लेकिन मिस्टर पीटीसीएल उन ओनर्स को नहीं कहेंगे। मिस्टर पीटीसीएल उस कंपनी को कहेंगे जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, कागजों में नज़र आती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी की अपनी एक लीगल शनाख्त है और कंपनी का एक अलग वजूद है, कंपनी अपने ओनर से अलग है। ये बात क्लियर है? yes. दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी, ये क्या बला थी? इसका क्या मतलब था? लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ से भाई से पूछते हैं, ब्लैक शर्ट में जो भाई इधर से जाके जिनसे टक्कर लगेगी जी। जो कंपनी की लायबिलिटी है वो कंपनी की है, उसके ओनर्स की नहीं है। बड़ा प्यारे अल्फाज में उन्होंने बताया, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं भाई। उस डब्बे में जितने पैसे आए थे ना, अब कंपनी से आपने पूछना ना, तो वो डब्बे वाले पैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। जिन्होंने पैसे दिए थे उनको जाके नहीं कहेंगे डब्बा खत्म हो गया अब तुम लोग पैसे दो। तो नॉर्मली हम इसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है जितना कंपनी को पैसों में मिला होता है, रिजर्व्स तो उसके बाद में बिल्ड होते हैं। तो जितना कंपनी का पेड अप कैपिटल होता है, जो कागज में डॉक्यूमेंट हुआ होता है, कंपनी की लायबिलिटी उससे ज़्यादा नहीं होती। इसका मतलब है कि मेंबर्स की लायबिलिटी तो सिरे से ही नहीं है, ज़ीरो है। हाँ, अगर किसी मेंबर ने अपने पैसे, एक बंदे ने 1 लाख देने थे और उस वक्त 20,000 रोक लिए कि मैं बाद में दूंगा,
उससे वो 20,000 मांगे जा सकते हैं, उतनी उसकी लायबिलिटी है। लेकिन जिसने अपने फुली पेड अपने शेयर्स खरीद लिए और सारे पैसे दे दिए, उसकी लायबिलिटी खत्म। अब मेंबर से कोई नहीं पूछेगा, कंपनी से पूछेंगे, और कंपनी से भी किस हद तक पूछ सकते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल तक, उससे ज़्यादा कंपनी से भी नहीं पूछा जा सकता। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, लोग इसका एज उठाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी के कितने बेनिफिट होंगे, एक एग्जांपल दूंगा कि लोग कंपनी का कितना फ़ायदा उठाते हैं टैक्स और बाकी सारे मामलात में। लिमिटेड लायबिलिटी में कोई कन्फ्यूजन? जी सर, इसमें जो कर्ज देने वाले हैं और जो कारोबारी हजरात हैं, उनके दरमियान तवाज़ुन और भरोसे में थोड़ा डिफरेंस नहीं आएगा मतलब? जी बिल्कुल, इन्होंने कहा जो कर्ज देने वाले हैं और जो कर्ज लेने वाले हैं उनके दरमियान भरोसे का रिश्ता तो आगे पीछे हो जाएगा, आउट हो जाएगा। जब आप एक कंपनी को लोन देने जाएंगे तो कंपनी लायबल होगी अपने पेड अप कैपिटल तक, तो अब जो कर्ज देने वाला है वो तो डरा रहेगा। तभी तो हमने उसको पहले से ही बता दिया कि इस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो कर्ज देने वाला कोशिश करेगा कि उस लिमिट के अंदर अंदर कर्ज दे, ताकि कल को अगर कोई कानूनी चाराजोई हो तो वो जाके उसको कानूनी तौर पर रिकवर कर ले। उस लिमिट से ज़्यादा कर्ज कब देगा कोई कंपनी को? जब कंपनी उसको कोई एक्स्ट्रा भरोसा देगी, कोई एक्स्ट्रा एसेट उसके पास गिरवी रखवा देगी, किसी और 2-3 बड़े लोगों की पर्सनल गारंटी दिलवा देगी। तो ये फिर इसी तरह से होता है कि कर्ज देने वाले कोशिश करते हैं कि वो कंपनी की लायबिलिटी के अंदर तक रहें। लोगों को अलर्ट करने के लिए कंपनियों के नाम के साथ लिमिटेड लिख दिया जाता है। आप देखिए, आप अक्सर किसी कंपनी का नाम पढ़ें तो उसके साथ लिमिटेड बोला जा रहा होता है। अक्सर कंपनियों के एंड पे वर्ड एल आ रहा होता है, कैपिटल, जो जैसे PTCL, HBL, BAHL, बैंक अल-फलाह जो है, इस तरह से कहिए बैंक अल हबीब। तो आप ये देखिए कि बहुत सारे जितने भी आप ये कंपनियों के नाम पढ़ते हैं उनके एंड पे लिमिटेड आ रहा होता है। आप घर जाके सोचिएगा, 100 कंपनियों के नाम सोचिएगा, आपको सबके एंड पे लिमिटेड नजर आ रहा होगा। क्यों? कि यूजर्स को फौरन से अलर्ट जारी हो जाए, कंपनी के नाम में लिमिटेड है, वो तड़प के पूछे भाई ये लिमिटेड क्या होता है, तो वो उसे बताएं कि लिमिटेड का ये मतलब है, और वो कानून को देखे, अपने आप को सिक्योर करे, फिर इन्वेस्टमेंट करे या फिर लोन दे, वरना वो लोन ना दे। तो ये इससे थोड़ा सा वो अलर्ट हो जाते हैं। और सर, इसी से आगे एक क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है। जी जी। अगर वो किसी की जमानत या किसी बड़े शख्स के कहने पे हमें कर्ज ज़्यादा दे रही है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्ज कंपनी लॉस में चली जाती है, ठीक है, और फिर वो बंदा उसकी जमानत पे दे रहा है, तो उसके साथ से जब्त करेगा? जी, अब अगेन इन्होंने कहा फ़र्ज़ करें हमें कंपनी ने लोन मांगा, कंपनी, एक एग्जांपल बना लेते हैं, कंपनी का पेड अप कैपिटल था 50 लाख, कंपनी को लोन चाहिए था 70 लाख का। कंपनी के बैंक के पास उसने कहा भाई तुम्हारा तो पेड अप कैपिटल ही कम है, हमें किसी बड़े आदमी की पर्सनल गारंटी दिलवाओ। दिलवा दी पर्सनल गारंटी, जी ये हमारे बड़े टेक्सटाइल सेक्टर के बड़े हेड हैं, ये जी इनकी गारंटी आ गई। अब कंपनी हो गई डिफ़ॉल्ट, लोन लेने के बाद कंपनी सही से नहीं चली, डिफ़ॉल्ट हो गई, तो अब बैंक कंपनी से पैसे मांगेगा कानूनी तौर पे, लेकिन कानून बैंक को सिर्फ 50 लाख रुपए तक मांगने की इजाज़त देगा। तो यहाँ तक रिकवरी होगी कंपनी से, और फिर उसके बाद ऊपर की 20 लाख के लिए किस रब्ता करेगा वो? उन्हीं साहब से जिसने गारंटी दी थी, और उस गारंटी की वजह से उसको फिर वो पैसे देने पड़ेंगे। गारंटी होती ये है कि अगर इसने ना दिए तो मैं दूंगा, और कंपनी को बाय डिफ़ॉल्ट लॉ ने कह दिया कि तुम्हारी लिमिटेड लायबिलिटी है। ये पार्टनरशिप में मज़े नहीं है। पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप 50 लाख से चल रही है और 70 लाख का नुकसान हो गया, तो पहले 50 लाख के एसेट्स बिकेंगे, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, फिर उन लोगों को अपने घरों के एसेट बेच के या अपने यारों दोस्तों से पैसे मांग के ये नुकसान पूरा करना पड़ेगा। कंपनी लॉ कंपनियों को प्रोटेक्ट करता है, इनको लिमिटेड लायबिलिटी देता है। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी की तरफ आएँ। क्यों लॉ चाहता है कि लोग कंपनी बनाएं ज़्यादा? ताकि ज़्यादा बिजनेस हो, ज़्यादा लोग उसमें आ सकें और डॉक्यूमेंटेड हो। पार्टनरशिप एक बंद कमरे में शुरू हुई और कई साल तक किसी को पता ही नहीं लगेगा, गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है, ना उनके रेवेन्यूज रिकॉर्ड हो रहे हैं, ना वो टैक्स दे रहे हैं, ना कुछ और। कंपनी 6 जगह रजिस्टर होगी, SECP को भी बताएगी, स्टॉक एक्सचेंज को भी बताएगी, फलाना को भी बताएगी, रजिस्ट्रार के पास भी जाएगी। तो कंपनी बने और कंपनी बिजनेस करे तो वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है। तो लॉ या पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि लोग जब बिजनेस करें तो वो कंपनी की फॉर्म में करें, इसलिए उनको सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये दी है कि तुम लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड होगी।
तो कंपनी बना के आप सेफ रह सकते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कितना होगा, डे वन पे आपको पता होता है कि इससे ज़्यादा मेरा नुकसान नहीं हो सकता। तो एक बंदे ने अपने पैसे 6 जगह लगाने हैं, तो वो लिमिटेड अगर 6 सेटअप बनाता है तो वो किसी भी जगह उसको उसकी की गई इन्वेस्टमेंट से बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। जी सर, बैंक ने अभी आपने बोला है कि वो 20 लाख रुपया जो ऊपर वाले वो दूसरे जमानत वाले बंदे से रिकवर करें। बिल्कुल, क्योंकि वो एक और कानून है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ गारंटी, वो उसके तहत चले जाएंगे। अब सपोज करें कंपनी के 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो उन दोनों ने जिस बंदे की जमानत दिलवाई थी, अब वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, ठीक है, 20 लाख रुपए उस बंदे ने दे दिए। अब वो बंदा तो इनडायरेक्टली इन्हीं से ही लेगा ना। जी बिल्कुल। अब अगेन वही वाली बात है कि जब आप एक बंदे को कहेंगे कि तुम पर्सनल गारंटी दो, तो वो कहेगा भाई अगर कंपनी वालों तुम लोग डिफॉल्ट कर गए तो मेरा क्या होगा। तो फिर वो अपने तौर पे पर्सनल कैपेसिटी में उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा कि हाँ भाई अगर कोई नुकसान हुआ तो आप मुझे वो करेंगे। तो अगेन कंपनी लॉ ने उस बंदे को पाबंद नहीं किया, कंपनी लॉ ने इस कंपनी के दोनों डायरेक्टर्स को पाबंद नहीं किया कि तुमने 20 लाख देने हैं। वो किसने पाबंद किया? वो contract- एक और लॉ ने। अब ये सब कब हुआ? जब एक्स्ट्रा लालच आया। कंपनी लॉ ने तो बचा लिया था, कंपनी लॉ ने कहा था आओ हमारे पास आओ, हम देंगे लिमिटेड लायबिलिटी, तुम खुल के खेलो, जितना भी नुकसान होगा तुमसे कंपनी लॉ के अंदर कानूनी तौर पे नहीं पैसे मांगे जा सकते। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि सर कंपनी लॉ ही कहता है कि लायबिलिटी बंदे की लिमिटेड है, 50 लाख देंगे। तो कंपनी के डायरेक्टर अगर किसी के दुकान से चिप्स उठा के भाग जाए और वो बंदा उसको पकड़े और कहे मेरे चिप्स के पैसे दो, तो आप कहें सर आपने तो कहा था कि डायरेक्टर्स तो पाबंदी नहीं होंगे। तो मैं आपको कहूंगा कि मैंने बताया था कि इस कंपनी लॉ के अंदर कंपनी की जिम्मेदारियों में लायबल नहीं होंगे, लेकिन डायरेक्टर अपनी पर्सनल जिंदगी में किसी के साथ पर्सनल अरेंजमेंट करे तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो पर्सनल, ये जो गारंटी है पर्सनल गारंटी है ना, तो अगर आप किसी से गारंटी लेंगे तो टेक्निकली आप कंपनी लॉ से बाहर निकल गए और एक और लॉ में चले गए, लॉ ऑफ गारंटी। और गारंटी के लॉ में अगर किसी ने आपकी गारंटी दी और उसने आपके ब्याज पे पैसे दिए हैं तो वो आपसे पैसे लेने का हक रखता है। तो इसका मतलब है कि जब तक हम कंपनी लॉ के दायरे में रहेंगे और उसी लिमिट के अंदर खेलेंगे हमारा नुकसान नहीं हो सकता। असल में पता क्या, बैंक के केस में नुकसान हो ही नहीं सकता उससे ज्यादा जितना लोन लिया है। आपने जो लोन लिया उसके ऊपर कोई मार्कअप वगैरह सेट हुआ होगा, तो लोन प्लस मार्कअप से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। मसला होता है जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम तुम्हें ब्रिज बना के देंगे और वो ब्रिज पूरा किए बगैर आप भाग जाते हैं और वो आपको 2 करोड़ का जुर्माना डाल देता है। ये वो लायबिलिटी है जिसके लिए फिर आपको लिमिटेड लायबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। बैंक तो जाहिर है आपको देगा ही उतने पैसे जितने वो उस लिमिट के अंदर है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको कभी भी जितना सोचा उससे कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। जी सर, ऐसे कोई हालात पैदा हो जाए कि इस लिमिटेड लायबिलिटी को हटाना पड़ता है? जी, अगर ऐसे कोई हालात पैदा हो जाएंगे इस लिमिटेड लायबिलिटी को हटाना पड़ जाए, सेक्शन 111 है, हमारे सिलेबस में नहीं है। कंपनी लॉ ये इजाज़त देता है कि आप ज़रूरत पड़ने पे कुछ डायरेक्टर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकते हैं अगर वो राज़ी हों अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड करने पे। फिर हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे कंपनियों की किस्मों में से एक किस्म अनलिमिटेड कंपनी भी होती है। अगर कंपनी वाले खुद से चाहें कि हम अपनी अनलिमिटेड कंपनी बनाएं तो वो बना सकते हैं, ऑल्दो ऐसा चाहता कोई भी नहीं है, लेकिन कंपनी लॉ ने इजाज़त दी हुई है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बना सकते हैं। सर, ये रिसेंट अभी सुबह ही मैंने पढ़ा इसके बारे में, क्योंकि आपका ही पढ़ रहा था। ठीक है, सही है। इधर आ रहा है कि अभी HBL और 1992 में एक केस बना था जिसके अंदर एक कंपनी थी आसफ एंड को, या शायद कोई मुझे याद नाम नहीं है, लेकिन उसके अदालत में जब केस गया था तो उन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी को ब्रेक कर दिया था अदालत ने, बिकॉज कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो गलत यूज किया जी था। अब अगेन इन्होंने कहा कि कंपनी लॉ ने तो प्रोटेक्ट किया था, लेकिन अदालत में मामला गया एक जगह और अदालत ने कहा कि भाई यहाँ जाती मफाद इन्वॉल्व था। अगेन चूंकि भी हमने सिर्फ पहले दिन कंपनी लॉ पढ़ा और आगे हमने भी इसकी एक्सेप्शंस ही नहीं पढ़ी कि हम लायबिलिटी को कहाँ का ब्रेक कर सकते हैं। एक फिनोमेना होता है उसे हम कहते हैं लिफ्टिंग द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वेल कहते हैं नकाब को। लोगों ने अपने ऊपर नकाब चढ़ाया हुआ था कंपनी का, मैंने अपना कोई काम करना है, मैं कहता हूँ नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं कंपनी बनाऊंगा और कंपनी के अंदर जाके करूंगा वो काम। उससे क्या होगा, मेरे मुंह पे नकाब चढ़ गया कंपनी का, तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा जितनी कंपनी की लायबिलिटी है। तो अगर मेरी नीयत खराब थी और मैं फ्रॉड करने की नीयत से कंपनी बना रहा हूं और अदालत में साबित हो गया तो वो लिफ्ट कर देंगे वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो कहेंगे कंपनी को उठा के साइड पे फेंको,
पीछे करप्ट आदमी है, इसको पकड़ लो। तो जब नीयत खराब साबित हो जाएगी, बेईमानी साबित हो जाएगी, तो फिर कंपनी लॉ साइड पे हो जाएगा और अदालत के बाकी लॉज आ जाएंगे। इस वक्त हमारी assumption क्या है कि जो लोग कंपनी बना रहे हैं वो नेक नियति से काम कर रहे हैं और उस नेक नियति में गलती से नुकसान हो गया तो उनको प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर वो जान के फ्रॉड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अदालत देखेगी कि जो जान के फ्रॉड कर रहा है उसे पकड़ा जाए। भाई फर्ज करें हमारा सदर, हमारा वजीर आजम एक फैसला करे और वो फैसला उसने मुल्क को कौम के बेहतरीन मफाद में किया हो और फैसला करते हुए थोड़ी सी गलती हो गई और उससे मुल्क को नुकसान हो गया हो तो उसे कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन साबित हो जाए कि उसने दुश्मन से पैसे लिए थे, ताल्लुकात थे दुश्मन से और जान के वो फैसला पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लिया था, तब लॉ से प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लोग कंपनी लॉ को उसकी ट्रू स्पिरिट में फॉलो कर रहे हैं और फिर भी नुकसान हो जाए तो लॉ ने बचाने आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने बनाई ही 2 नंबरी की नीयत से थी कंपनी, तो फिर अदालत बीच में आएगी और उसको साइड पे कर देगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, अदालत कभी भी आ सकती है। सारे लॉ खत्म हो जाते हैं जब अदालत कह देती है कि ये चीज़ ऐसे होगी। भाई आप लोगों को आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता जो आपका खरीदा हुआ घर है, लेकिन अगर बॉर्डर के करीब कुछ लोगों का घर हो, मुल्क में जंग छिड़ जाए, तो गवर्नमेंट हैज़ द पावर कि आपको आपके घर से उठा के बाहर फेंक दे और वहाँ अपनी छावनी बना ले। तो कुछ केसेस में ओवरराइडिंग पावर्स होती हैं, तो अदालत के पास हमेशा पावर है कि वो किसी भी चीज़ को, भाई ICAP हमारे लिए पॉलिसी बनाता है, ICAP ने ही अकाउंटिंग को देखना है, लेकिन अगर ICAP एक गलत पॉलिसी बनाए और हम अदालत को शिकायत करें तो अदालत हैज़ द पावर कि वो ICAP की उस पॉलिसी को रिवर्स करवा दे। अदालत तो सुपरलेटिव अथॉरिटी है ना। अदालत ने तो वजीर आजम को, चलते वजीर आजम को घर भेज देना होता है। तो अदालत तो कभी भी बीच में आ सकती है। एक चीज़ जो हमने अपने पूरे सिलेबस में नहीं करनी, अदालत से पंगा नहीं लेना। कुछ भी मामला आएगा हम कहेंगे इस मामले को हम अदालत की तरफ भेज देंगे ताकि इंसाफ मिले, और ये कह के दौड़ाना है। अदालत में उसे इंसाफ मिला या नहीं मिला, अदालत किस लेवल की थी, अदालत का क्या सिस्टम होगा, हम अदालत से दूर रहेंगे क्योंकि हमारा छोटा लॉ है, गरीब लॉ है। अदालत बहुत ऊपर की चीज़ है, तो हम अदालत के हवाले हम कहेंगे इस मामले को हम अदालत में भेज देंगे ताकि इस बंदे को सज़ा मिले। तो आपने आगे से ये नहीं कहना सर अगर वो बंदा पैसे खिला दे वकीलों को, अगर वो जज के साथ कोई सेटल कर ले, मैं कहूँगा देखो तौहीन अदालत हमने नहीं करनी, हमने कंपनी लॉ के तहत बहुत मुअज़्ज़ज़ तरीके से उस बंदे को उठा के अदालत तक भेज दिया है। दुआ करते हैं कि अदालत में उसके साथ वैसा हो जैसा हमारा लॉ समझता है। ये तो फिर नया लॉ है 2017 का। आपको पता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस ज़माने का है? 1872, 150 साल पुराना। उस वक्त तो अदालतें बड़ी ज़बरदस्त होती थी। तो इसलिए इस लॉ में ना हमने ये मान लेना है कि अदालत बहुत अच्छे इदारे को कहते हैं, ये बड़े शरीफ लोग होते हैं और ये हमेशा कानून की बालादस्ती की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अदालत से पंगा हमने नहीं लेना। लास्ट क्वेश्चन, भाई को समझ आ गया, उन्होंने कहा बच्चे मेरी तरफ खूंखार नजरों से देख रहे हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बताया कि किसी दिन 45 मिनट 1 घंटा भी सवाल चलते रहे, कोई दुख नहीं है अगर सवाल रेलेवेंट आ रहे होंगे। लेकिन शायद अभी पहला दिन है, अभी हमने 1 दिन पढ़ा है, तो अभी बहुत सारी ऐसी बातें जो आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर होती चली जाएंगी। हमने पहले दिन पढ़ा और अभी हमने तकरीबन आगे अच्छे खासे दिन और पढ़ना है, तो हर अगले दिन आपकी मालूमात में मजीद इजाफा होता चला जाएगा, तो कुछ और लड़ियाँ आपस में मिलती चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें सर आपने जिक्र किया था लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर वो टाइम से ना दिया जाए तो क्या होगा, तो मैं कहूँगा भाई आगे एक चैप्टर में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी आगे जाके भी खुलेंगी। तो सवाल करना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार भी करना है, अभी सिलेबस को खुलने भी तो दें। जी, तो आखिरी सवाल क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी तक ही था। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, जी बताइए सर। जो छोटी कंपनियां होती हैं, जी छोटी होती है, कुछ बड़े लेवल पे काम, ठीक हो गया सर। छोटी कंपनियां भी उतना ही लिमिटेड लायबिलिटी को एंजॉय कर रही होती है जितना कि बड़ी कंपनी कर रही है। जी, इन्होंने कहा कि क्या छोटी कंपनी भी लिमिटेड लायबिलिटी को उतना ही एंजॉय करती है जितनी बड़ी कंपनियां? भाई छोटी कंपनी ज़्यादा एंजॉय करती है लिमिटेड लायबिलिटी को, बड़ी के पास तो फंड्स के मसले ही नहीं है। फंड्स के मसले किसके हैं? छोटी कंपनी के। तो छोटी कंपनी हमेशा ये चाहती है कि वो लिमिटेड लायबिलिटी पे रहे और उनका बड़े से बड़ा नुकसान है खास लेवल से ऊपर का ना, और वो भी उतना हो जितना उन्होंने पैसा लगाया था। तो लिमिटेड लायबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ एक बंदे की कि जिससे वो कंपनी बना के कैसे कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी, यहाँ से एक सवाल था कोई। अगर पार्टनरशिप है, आपने बोला कि वो पार्टनर्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कैसे?
सर अगर क्या नाम है एक पार्टनर ज़्यादा पैसे लगा रहा है, कम लगा रहा है, ठीक है, वो उसी हिसाब से। जी बिल्कुल। अब जब पार्टनर्स पे डिवाइड होगा, अगर एक नुकसान हो गया पार्टनरशिप में, तो पार्टनर्स पे कैसे डिवाइड होगा? पार्टनर्स की आपस में एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट में उनकी एक शेयरिंग रेशियो डिवाइड हुई होगी कि हम प्रॉफिट और लॉस के इतने इतने हिस्सेदार हैं। तो वो जो डिवीजन होगी, वो जो लायबिलिटी की, वो उसी परसेंटेज से होगी। लेकिन चूंकि वो पार्टनर्स हैं, वो एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं, किसी एक से सब रिकवर करके जा सकता है दूसरा बंदा, वो फिर आपस में बैठ के एक दूसरे से रिकवरी करेंगे। लेकिन बाहर के बंदे के लिए वो जॉइंट लायबल है, उनमें से किसी एक को भी पकड़ के उनसे वो सारे रिकवर कर सकता है जी। और इसके ऊपर भी हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के ऊपर भी जी। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, मतलब ये सिलेबस के बाद आप जो है ना, आप देखें एक आध दिन बाद ही आप इतना ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आपका दिल लगना शुरू हो गया पाकिस्तानी लॉज में। तो अभी तो बहुत सारा पढ़ना है हमने। हाँ जी, क्या लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये दोनों चीज़ें क्लियर है? परपेचुअल सक्सेशन भाई का एक सवाल। सर अगर कोई कंपनी ऐसे करे कि वो अलग अलग बैंक से लोन पकड़ ले, एक कंपनी अगर अलग अलग बैंक से लोन पकड़े तो ये भी बड़ी चालाकी है। 50 लाख का आपका कैपिटल है, हबीब बैंक से भी 30 लाख पकड़ लिया, एमसीबी से भी 30 लाख पकड़ लिया, किसी और से, सबने देखा कितनी लायबिलिटी। तो इस चालाकी का जब हमें क्लास में सेकेंड डे ही अंदाजा हो गया कि हम ये कर सकते हैं, तो बैंकों को तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि लोग ऐसा कर सकते हैं, और कंपनियों को भी पता होगा और कंपनी लॉ को भी पता होगा। तो कंपनी लॉ ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है जो चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में ये है कि जब भी आप एक लोन लेते हैं तो आपको इसको एक ऑफिशियल बाहर की बॉडी के पास रजिस्टर करना पड़ता है, जो नोट करता है कि कितना लोन था और इसके अगेंस्ट क्या क्या सिक्योरिटी थी। जब भी कोई अगला बंदा लोन देने जाएगा, पहले वो उस रिकॉर्ड को चेक करेगा, बाद में लोन देगा। तो सोल्यूशन है। अभी तो आपके जहन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, अभी कंपनी लॉ पूरा पढ़ेंगे तो इसके सोल्यूशन भी आहिस्ता आहिस्ता आते चले जाएंगे। वो भाई का सवाल, जो ऐसे में कंपनी इंसॉल्वेंट क्यों हो जाती है? अनजाने में नागहानी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग अचानक से गिर जाए, कभी सोचा तो नहीं था, प्लान नहीं किया होगा, वो अचानक से गिरने से कुछ लोगों की डेथ हो जाए और उन लोगों की तरफ से बहुत बड़े बड़े क्लेम आ जाए। या आप एक प्रोजेक्ट बना रहे थे और उस प्रोजेक्ट में अचानक से अनजाने में, ना चाहते हुए, एक ऐसी गलती आई कि वो प्रोजेक्ट पूरा ढह जाए और अगले बंदे का करोड़ों का नुकसान हो जाए और वो आपसे वो कंपनसेशन मांगे। तो कंपनियां इंसॉल्वेंट तब होती हैं जब उनके साथ या तो कोई फ्रॉड कर गया होता है या उनके साथ कोई बहुत बड़ी नागहानी आई होती है जो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ऊपर की होती है। अदरवाइज कंपनियां हमेशा अपने फंड्स के अंदर रह के खेलती हैं और बहुत बड़े लेवल पे नहीं खेलती जी। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये बात समझ आई थी? कंपनी की ओनर ट्रांसफर हो सकते हैं, एक ओनर दूसरे को बेच दे, दूसरा तीसरे को। इंटरेस्टिंगली कंपनी को बताए बगैर भी सब कुछ हो सकता है। हाँ, कंपनी को कब बताएंगे? एक बंदे ने शेयर खरीदे, अब वो अगले साल का डिविडेंड लेना चाह रहा है, तो फिर वो कंपनी को बताएगा कि मैं शेयर का मालिक हूं। लेकिन फर्ज करें मैं एक कंपनी के शेयर 4 दिन के लिए खरीदता हूं और 4 दिन बाद बेच दूं, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो शायद मैं कंपनी को बताऊंगा भी नहीं कि मैं तुम्हारा ओनर रहा। तो आगे चल के हम 2 वर्ड्स में डिफरेंशिएट करेंगे, एक होता है शेयर होल्डर और एक होता है मेंबर। शेयर होल्डर होता है सिर्फ शेयर रखने वाला, मेंबर उससे बड़ा वर्ड है। मेंबर उस शेयर होल्डर को कहते हैं जिसके नाम का इंदराज है कंपनी के रिकॉर्ड में। तो कुछ लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर पकड़ते हैं और कुछ लोग फिर अपने शेयर्स को बाकायदा रजिस्टर करवाते हैं अपने नाम पे। तो कंपनी में आप रजिस्टर नहीं भी कराएंगे तो भी आप शेयर होल्डर हैं, और रजिस्टर करा लेंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे जैसे डिविडेंड और ये बाकी सारी चीज़ें। तो ये ओनरशिप का जो ट्रांसफर है इसके लिए कंपनी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कब ज़रूरी होगा? जब वो बंदा ऑफिशियली रिकॉर्ड में आना चाहता है और वो उससे ऑनवर्ड के सारे बेनिफिट्स लेना चाहता है, तो फिर वो इंतराज कराएगा। जैसे पता नहीं आप लोगों को ज़मीनों का कितना आइडिया है, ज़मीनों में एक चीज़ होती है सेल परचेज और एक होती है इंतकाल। आपने सुना होगा और हंसे होंगे कि लो ज़मीन का इंतकाल हो गया। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं एक ज़मीन खरीदना चाहता हूँ ये भाई से, तो मैं इनके पास बैठूंगा, आपकी वो ज़मीन है बड़ी ज़बरदस्त है, आप मुझे बेचेंगे, एक एग्रीमेंट होगा स्टाम्प पेपर पे, वो ज़मीन मैं इनसे ख़रीद लूँगा। फिर मैं ये भाई के पास पहुँचा और इनके साथ एग्रीमेंट किया, मैंने वो ज़मीन इनको बेच दी, तो वो दोनों कागज़ मिलकर तय कर लेंगे कि एक ज़मीन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आ चुकी हुई है। बट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में इनका नाम लिखा हुआ है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने चीज़ खरीदी आगे बेच दी। इनको कभी उस जमीन का बेनिफिट लेना होगा तो ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड में मेरा नाम आए।
तो फिर क्या होगा, ये मुझे राब्ता करेंगे, कहेंगे मैंने ज़मीन अपने नाम पे इंतकाल करवानी है, मैं इनसे राब्ता करूंगा, पार्टीज बैठेंगे और इनके नाम से गवर्नमेंट के कागज़ों में इनके नाम पे चली जाएगी और जितने भी लोग दरमियान में आए थे वो साइन कर देंगे, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड अपडेट हो या ना हो, ज़मीन बेचना खरीदना मना नहीं है। हाँ, लेकिन खरीदार को अगर अपने पूरे राइट्स लेने और अपने आप को सेफ रखना है तो वो ज़मीन का इंतकाल करवाएगा, मुंतकली इंतकाल अपने नाम पे रिकॉर्ड्स में। तो यही कंपनी के साथ भी होता है। कोई बंदा कंपनी की ओनरशिप लेना चाहे तो सिर्फ शेयर खरीद के आ जाती है, लेकिन अगर वो सारे बेनिफिट्स लेना चाहे तो फिर उसको अपने नाम पे ट्रांसफर रजिस्टर करवाना होगा कंपनी के रिकॉर्ड में। जी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, परपेचुअल सक्सेशन, सब क्लियर है? आप लोगों को टैक्स कितना पता है? टैक्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं? आज स्टार्ट किया। ठीक है। मैं फ़र्ज़ करें मैं एक सोल ट्रेडर हूँ, फ़र्ज़ करें मैं 2 करोड़ कमाता हूँ, फ़र्ज़ करें। अच्छा, 2 करोड़ जो मैं कमाता हूँ तो फिर मैं किराया देता हूँगा, मैं बिजली की बिल देता हूँगा, तो जब मैं टैक्स दूंगा तो मैं जितना कमाता हूँ उसमें से जो खर्चे माइनस करके प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स दूंगा। तो फ़र्ज़ करें मैंने 2 करोड़ में से 1 करोड़ के खर्चे निकाल दिए, अब मुझे 1 करोड़ पर प्रॉफिट देना है। फिर मैंने कहा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, मैंने कहा जी मेरा एक एम्प्लॉई है जो उसने अनथक मेहनत की है, मैं उसको 50 लाख सैलरी देता हूँ। कौन है? आतिफ आब्दी। तो मैंने रिकॉर्ड में कहा कि मेरा रेवेन्यू 2 करोड़, मेरे बिजली वगैरह के खर्चे 1 करोड़ और आतिफ आब्दी नामी शख्स के खर्चे 50 लाख। तो भाई मुझे तो सिर्फ 50 लाख प्रॉफिट हुआ है, मेरे 50 लाख के ऊपर टैक्स ले लें आप। तो क्या गवर्नमेंट मानेगी? वो कहेगी ये तो मजाक कर रहे हो। अच्छा, क्या मैं जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह दे रहा हूँ तो क्या मैं इस 1 करोड़ प्रॉफिट में से अपने घर का बिजली का बिल माइनस कर सकता हूँ? मैं अपने बिजनेस का तो बिजली का बिल माइनस कर सकता हूँ, घर का नहीं माइनस कर सकता। अच्छा, मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊँ अपनी पर्सनल गाड़ी में, मैं माइनस नहीं कर सकता। तो सोल ट्रेडर को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो और उसका इदारा एक ही चीज़ होता है। तो ऐसे में वो एक सेपरेट लीगल पर्सन ही नहीं होता। वो अपने इदारे से जो भी ट्रांजैक्शन करे, मैं अगर यहाँ से 50 लाख उठाऊंगा तो लोग कहेंगे ड्राइंग की है, और मेरे ख्याल में पीआरसी पढ़े हुए बच्चों को ड्राइंग का पता है, ड्राइंग की है। तो मैं पर क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा एक कंपनी। मैं कहूँगा जी एक कंपनी है ए एंड को या ए लिमिटेड, आतिफ आब्दी लिमिटेड कंपनी है, और मैं कहूँगा मैं इस कंपनी का हूँ एम्प्लॉय। कंपनी के शेयर होल्डर भी हूँ, लेकिन चूँकि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है और मैं सेपरेट लीगल पर्सन। कंपनी ने कमाया 2 करोड़, कंपनी के खर्चे किए 1 करोड़ के। अब कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 1 करोड़। मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ और लॉ कहता है कि 6 लाख तक की सैलरी पे टैक्स नहीं है। तो मैं कहूँगा मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी 6 लाख सैलरी, 6 लाख मेरे अकाउंट में आ गया। फिर मैं कहूँगा मेरी बेगम भी कंपनी में जॉब करती है। अब कंपनी सेपरेट पर्सन है, मैं सेपरेट पर्सन हूँ, मेरी बेगम सेपरेट पर्सन है, 6 लाख उसके अकाउंट में चला गया। कंपनी के ऑफिशियल खर्चे 12 लाख के हो गए कि 12 लाख की उन्होंने सैलरियाँ कुछ और एम्प्लॉइज़ को दे दी और हमें उन सैलरियों पे टैक्स नहीं पड़ा। फिर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज़ को एक जगह किराए पे लेके दी हुई है। अब मैं तो कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, तो कंपनी ने मुझे, मेरी कंपनी ने, मेरे नाम की कंपनी ने मुझे, क्योंकि मैं अलग हूँ और मेरी कंपनी अलग है, मुझे एक जगह किराए पे लेके दी हुई है। उस किराए की जगह के मैंने 10 लाख माइनस करवा दिए, क्योंकि वो कंपनी का एक्सपेंस है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज़ को ठहरने के लिए जगह दी हुई है। मैं दूसरे शहर घूमने गया या दूसरे मुल्क गया, तो कंपनी ने अपने 2 एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ को फॉरेन टूर पे भेजा और खर्चा माइनस हो गया। तो कंपनी के पे प्रॉफिट होगा 5 लाख का और 6 लाख से नीचे वैसे ही टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो कंपनी को टैक्स नहीं हुआ और मुझे भी टैक्स नहीं हुआ। तो मुझे एक तरफ 1 करोड़ पर टैक्स पड़ना था और एक तरफ जब मैं और कंपनी 2 अलग अलग वजूद हो गए। फिर मैंने घर लेना था, फिर मैंने कहा लॉ की नज़रों में मैं आ जाऊँगा कि जी इसने 3 करोड़ 4 करोड़ का घर लिया हुआ है। कंपनी ने घर लिया और वो कंपनी के नाम पे है, और कंपनी कौन है? एक कागज़ का टुकड़ा, आतिफ आब्दी लिमिटेड।
एक ऐसी कंपनी जिसमें 2 शेयर होल्डर है, मैं मेरी बेगम। तो कितने मजे लग गए कंपनी की जब सेपरेट लीगल एंटिटी है। अच्छा, और भाई मैंने अगर ये सारा काम करना है तो मैं कंपनी बनाऊं और कंपनी के नाम से सारा काम हो, ताकि अगर गफलतन किसी वजह से नुकसान भी हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा उतना ज्यादा पेडअप कैपिटल, मैं 10 लाख रुपए पेडअप कैपिटल रखूं तो नुकसान भी ना हो। इधर जो भी एसेट बने कंपनी के नाम से बने। जब इन एसेट्स को अपने नाम पर ट्रांसफर करना हो, कंपनी को बंद करूं और एसेट्स मेरे पास आ जाए। तो कंपनी बनाने से इतने सारे फायदे हो जाते हैं। लोग अपने सादा बिजनेस को, अपने छुपे हुए बिजनेस को कंपनी के पीछे छुपा देते हैं और उससे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी ले लेते हैं। तो जब आप टैक्स पढ़ेंगे तो टैक्स में लिखा होता है कि जो ओनर अगर सैलरी लेगा तो इनएडमिसिबल है, लॉ उसको खर्चा नहीं काउंट करेगा, कहेगा यार मजाक है, खर्चा थोड़ी है, ये तो तुमने अपने पैसे खुद से वापस निकाल लिए। बट कंपनी का एम्प्लॉय अगर कंपनी से पैसे ले रहा है तो वो कंपनी का खर्चा है। तो मैं अगर कोई भी काम करूं और अपनी जाती आतिफादी की कैपेसिटी में करूं तो मुझे तो 1 करोड़ पर टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर फर्ज करें मेरे मैथ्स यही हैं कि 2 करोड़ कमाई और 1 करोड़ खर्चा है। लेकिन अगर कंपनी बिजनेस करेगी तो मेरी लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी और कंपनी और मैं अलग अलग शख्सियत होने की वजह से एक दूसरे के साथ ये वाली खेल भी चलते रहेगा कि कंपनी कहेगी कि जी ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में बैक एंड पे पीछे मैं होऊंगा। तो होता ये है कि एक इंडिविजुअल इंसान फ़ायदा उठाता है कंपनी का, और कंपनी में एक ख़ास तरह की कंपनी अलाउड है, सिंगल मेंबर कंपनी, अकेले बंदे की भी कंपनी बन जाती है। तो इतने मज़े क्यों करवा रही है गवर्नमेंट, इतनी यशी क्यों करवा रही है? बस डॉक्यूमेंटेड हो जाए सब। उन्हें पता है ये सब लोग करेंगे, लेकिन वो फिर भी कहते हैं चलो ठीक है, पता नहीं इस बंदे ने पहले उसे 1 करोड़ रुपए देना भी था या नहीं टैक्स। अब कम से कम 2 करोड़ डॉक्यूमेंट तो होगा कहीं कि हाँ एक फलाना सेक्टर की कंपनी 2 करोड़ रुपए कमा रही है। निज़ाम में तो आएगा, इकोनॉमिक्स के स्टैट्स में तो आएगा, और कल को एक दफ़ा ये रजिस्टर हो गया, हम कहीं ना कहीं किसी कानून से उसको पकड़ ही लेंगे। कानून भी ऐसे ज़बरदस्त उन्होंने बनाए होते हैं कि कम से कम इतना कर रहे हो तो इतना देना पड़ेगा, टैक्स इतना होगा तो इस तरह से होगा, फलाना ट्रांजैक्शन पे टैक्स विथहोल्ड करेंगे, किराया देंगे तो उस पर ऐसे होगा, वो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पकड़ लेंगे। तो एक आम आदमी को लगेगा कंपनी बनाने का फ़ायदा है तो वो कंपनी बनाएगा, और फिर गवर्नमेंट को उससे लॉन्ग रन में ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाएंगी। क्योंकि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर ना छुपे हुए होते हैं, नज़र ही नहीं आते। कई करोड़ का बिजनेस कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट के यहाँ कहीं खाते में ही नहीं होते। बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट में कहीं इंदराज नहीं होता उनका। यही गवर्नमेंट को तकलीफ है, हमारी गवर्नमेंट गरीब है और अवाम अमीर है या बिजनेसमैन अमीर है। और बिजनेसमैन को जब टैक्स लगाने की बात करते हैं तो फ़ौरन से जनाब यूनियन काउंसिल और ताजर बरादरी और हड़तालें शुरू हो जाती हैं। 1% लोग टैक्स देते हैं पाकिस्तान में। शायद अब ये नंबर थोड़ा सा लेटेस्ट रिवाइज हुआ हो सकता है, आपके टैक्स के टीचर थोड़ा सा ज़्यादा अपडेटेड फिगर दें, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 1% लोग 100 में से टैक्स देते हैं। तो जब कमाने वाले 60-50% लोग हों और टैक्स देने वाले 1% लोग हों तो ऑब्वियसली फिर लोड तो ख़राब होगा, फिर लोगों को हकूक़ भी नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसे भी नहीं होंगे। तो इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बेईमान हैं और कहते हैं गवर्नमेंट बेईमान है। इसने क्या दिया है हमें जो हम इसे टैक्स दें? तो गवर्नमेंट कहती है इसने हमें कब टैक्स दिया जो हम इस पर खर्चें? तो बस ये जंग जारी है। ऐसे में कोई बदमाशी से टैक्स ले ले, ज़बरदस्ती टैक्स ले ले तो ले ले। तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स जमा होता है वो एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों में से कट के होता है, वो बेचारे कर कुछ नहीं सकते। या जो आपके मोबाइल कंपनियां आपके लोड पे टैक्स काट लें जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके हाथ से खुद ही से उड़ गया, तो बस कुछ जगह से गवर्नमेंट प्रॉपर ऑफिशियल टैक्स कलेक्ट कर पाती है। कंपनी लॉ की तरफ वापस आते हैं। हमें ओवरऑल कंपनी लॉ की कहानी समझ आई? यस सर। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है कि ये कंपनी लॉ कहाँ से आया है, ताकि हम कंपनी की डेफिनेशन को समझ सकें। यानी आज हमारा टारगेट है कंपनी की एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन ये समझने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें समझनी होंगी। अब ऐसे में बोर्ड की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। पहले बोर्ड यहाँ होता था, फिर उन्होंने कहा नहीं, यहाँ स्टेज होगा और बोर्ड वहाँ होगा और दरमियान में रोस्टम होगा। लेकिन जब मैं उस बोर्ड तक जाऊँगा तो क्या वो नज़र आ रहा होगा सबको?
नहीं नज़र आ रहा होगा, यानी मैं बोर्ड पे ऊपर करके लिखूंगा। अगर मैं यहाँ लिखूंगा, क्या ये स्पॉट सबको नज़र आ रहा है? पक्की बात है, कोई ऐसा बंदा क्लास में जिसको ये जगह नज़र ना आ रही हो? ठीक है, इसका मतलब चल जाएगा, कुछ ना कुछ उन्होंने मेरी बात मान के, कभी कभार बोर्ड की बारी आएगी। एक चीज़ होती है एक्ट और एक होती है ऑर्डिनेंस। लो जी, आपने राइटिंग भी देख ही लिया आखिरकार। एक्ट कहते हैं जो पार्लियामेंट की तरफ से कानून अप्रूव होके आता है, और ऑर्डिनेंस जनाबे सदर ने पास किया होता है। इससे पहले कि कल इस पे सवालों की भरमार हो, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इस पे। बिजनेस लॉ में एक चैप्टर है जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम बताएगा, वो बताएगा कि एक्ट कैसे बनता है और ऑर्डिनेंस कैसे बनता है। तो आसान अल्फाज में, जो सदर मजबूरन अचानक से चीज़ लेके आए वो ऑर्डिनेंस कहलाती है, और जो बाकायदा मुशावरत से पार्लियामेंट वालों ने मिलके बनाया हो उसे एक्ट कहते हैं। तो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे एक कंपनीज एक्ट होता था जो बाद में रिपील हो गया, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 1984 में, उस वक्त गवर्नमेंट एक्टिव नहीं थी, मुल्क में मार्शल लॉ चल रहा था, तो उस वक्त के सदर साहब ने 1984 में कानून बनाया था या कानून को साइन किया था जिसका नाम था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और ये कानून मुल्क में 32 साल तक चला है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। सोचो 1984, कंप्यूटर का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 97 के आसपास आया, कंप्यूटर प्रॉपर फॉर्म में तकरीबन 93-4 के आसपास आया। तो 1984 को सोचे, कागज़ पे सारी चीज़ें होती थी, कागजी निज़ाम चलते थे। अगर अपने मेंबर्स को नोटिस भेजना है तो आप ख़त बनाएंगे और ख़त की कॉपियाँ भेजेंगे, और उस वक्त फ़ोटो कॉपी भी को बहुत ज़्यादा वाफिर तादाद में नहीं मौजूद हुआ करती थी उस तरह से। तो बड़े मुश्किल ज़माने थे। जब किसी ने कार्टून भी बनाने होते थे तो वो हर सफ़े पे दोबारा से ड्राइंग बनाता था और अगले सफ़े की ड्राइंग पिछले से थोड़ी सी डिफरेंट करता था, और फिर इस तरह से तेज़ी से उस फाइल को चलाते थे, तो वो सिर्फ 2 मिनट के क्लिप के लिए एक बंदे के महीना लग जाता था। उस पुराने ज़माने में, पत्थर के ज़माने में, मेरी पैदाइश से पीछे का कानून है। सोचिए कितना पुराना होगा जब मैं इतना बाबा हुआ हो। 1904 चंद महीने पहले का ही है। एम ही जो है ना, वो आप लोग सोचें अच्छा सर तो फिर 90s की होंगे, 91, 92, तो जो है ना, तो 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस में बहुत दिक्कतें थी। कुछ साल तो बहुत अच्छा चला, लेकिन बड़े अरसे से ये प्रॉब्लम कर रहा था। 2013 में मुल्क में एक गवर्नमेंट आई। 2008 से 2013 के दरमियान जो है ना, एक गवर्नमेंट आई थी पीपल्स पार्टी की। 2008 में पाकिस्तान मार्शल लॉ से वापस रिकवर हुआ था, यानी कि मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था और उसके साथ एक बस कठपुतली सी हुकूमत थी। तो हुआ ये कि दोबारा से प्योर डेमोक्रेसी की तरफ चीज़ें आई। तो 5 साल जो गुजरे प्योर डेमोक्रेसी के, आवाम की चीखें निकल गई। उन्होंने कहा अगर डेमोक्रेसी ऐसी है तो हम मार्शल लॉ में बहुत बेहतर बैठे हुए थे। मुल्क में बिजली 18 घंटे जाना शुरू हो गई थी, हर चीज़ का कहत आ गया था, सुई गैस मिलती नहीं थी, डिस्टर्बेंसेस अच्छी खासी हो गई थी। तो फिर हुआ ये कि तकरीबन जो मार्शल लॉ के पीछे लोग होते हैं उनको लग रहा था कि मुल्क के वसीदर मफाद में हमें आ जाना चाहिए। तो एक जमात ने उन्हें कहा जी एक दफ़ा हम चांस लेंगे, हम डेमोक्रेसी को जिता के दिखाएंगे। तो फिर नून लीग वाले ये वादा करके आए कि हम इस मुल्क को चला के दिखाएंगे। उन्होंने कहा ना चला तो फिर हम आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं जी हमें थोड़ा सा मौका दें, हम वो करेंगे। तो उस दफ़ा उनका मूड था कि उन्होंने बहुत सारा काम करना है, और काम करें या ना करें दिखाना ज़रूर है। तो वो काम करते करते, तो इसमें इसहाक डार जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर था। ये जो हमारा लॉ है ना वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसहाक डार भाई को हुआ कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अमर हो जाऊं तारीख के पन्नों में। तो कंपनी लॉ एक ऐसा कानून है जो पाकिस्तान का तकरीबन 90% से ज़्यादा बिजनेसमैन इसे यूज़ करता है, क्योंकि जो भी थोड़े से बड़े लेवल का बिजनेस करेगा वो कंपनी बना देगा। हम लॉ में आगे पढ़ेंगे 20 से ज़्यादा बंदों की पार्टनरशिप भी नहीं चल सकती, उनको कंपनी बनानी पड़ जाता है। 10 बंदों से ज़्यादा बैंकिंग का काम नहीं कर सकते, आपको कंपनी बनानी पड़ती है।
तो हुआ ये कि उसने इस काम किया और 1.5-2 साल SECP के साथ मिल के काफ़ी ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव काम किया और इस 1984 के लॉ के अंदर जिद्दत ऐड की कि ईमेल पे भी नोटिस जा सकते हैं, कि व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेशन हो सकती है, कि चीज़ें इस तरह से भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हम ख़त भेजें, हम TCS भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जिद्दतें ऐसी जो कि आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट थी वो उसमें डाली और फिर पार्लियामेंट को कहा कि जी इकट्ठे हो, हम इस पे कानून साजी करेंगे। 2016 के आसपास पार्लियामेंट में बड़े फड्डे चल रहे थे। एक तरफ नून लीग ये साबित करना चाह रही थी कि वो मुल्क दोबारा से चला चुके हैं, एक तरफ PTI ये साबित करना चाहती थी कि ये सबसे घटिया दौर है, और एक तरफ कुछ और लोग थे जो इंतज़ार में थे कि ये सारे लड़ें तो फिर हमारी फिर से बारी आ जाए। तो उस टाइम पे जो है ना बड़ा अजीब सी खिचड़ी बन रही थी। तो ये पार्लियामेंट के लिए लोगों को कहता रहा कि भाई आओ इकट्ठे हो, हम एक्ट पास करें, कंपनीज एक्ट। भाई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं एक्ट दे सकता, पार्लियामेंट में लोग इकट्ठे होंगे, कानून साजी वोटिंग होगी और फिर वो एक्ट आ जाएगा। तो ये बड़े अरसे तक लोगों को कहता रहा, लेकिन जब लोग इकट्ठे होते थे कभी ये उनसे नाराज होकर वॉकआउट कर जाते थे, कभी वो इनसे नाराज होकर वॉकआउट कर जाते थे, तो मजाक चल रहा था मुल्क में। तो इसको अचानक से नजर आया सदर वेला बैठा हुआ था, इसने उसे जाके कहा यार एक काम करो, कानून ही पास कर दो। तो इतने अरसे बाद गैर मार्शल हुकूमत में भी ऑर्डिनेंस निकालना पड़ा 2016 में। ये बड़ी गलत बात थी कि पार्लियामेंट मौजूद हो, क्योंकि ऑर्डिनेंस इमरजेंसी में आता है कि अगर पार्लियामेंट मौजूद नहीं है या मुश्किल है और एक चीज़ फौरी तौर पे ज़रूरी है, तो इतने अरसे से इस पर रिसर्च होने के बावजूद ये एक्ट नहीं बना। ये ऑर्डिनेंस था 2016। ये हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी है, हमें किताब में आगे जगह जगह काम आएगी। अब जब 2016 का ऑर्डिनेंस बना तो सारे तड़प गए। सदर भाई ने रातों रात साइन किया, अगले दिन जनाब मुल्क में ऑर्डिनेंस आ चुका था। ऑर्डिनेंस की लाइफ होती है 120 दिन। 120 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने या ऐसे रिजेक्ट करके अपना कानून देना होता है या ऐसे एक्सेप्ट करना होता है। तो अब जब ऑर्डिनेंस आ गया, अब सारे सर जोड़ के बैठे होने गए, हमारी तो बेइज्जती हो गई। लोगों ने PTI से पूछना शुरू कर दिया, सर ये ऑर्डिनेंस क्यों आना पड़ा, आप लोग तो कानून के बड़े रखवाले हैं, क्यों नहीं पार्लियामेंट में इकट्ठे हुए। नून लीग को लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि जी आप तो अच्छी खासी अक्सरियत में हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई थी ऑर्डिनेंस लाने की, आप लोग इकट्ठे होकर पार्लियामेंट में क्यों नहीं कानून आपने दिया। तो दोनों जमातें शर्मिंदा हो गई। ये एक जमात का बंदा था इनमें से, इसने कहा मैं तो अमर हूँ, शर्मिंदगी जो भी हो। खैर मकसद ये भी था कि कम से कम एक अच्छा कानून आ जाए मुल्क में। तो मुझे पूरी ज़िंदगी में इसहाक डार सिर्फ 2 साल के लिए बहुत अच्छा लगा है, जब उसने कंपनी लॉ के प्रॉब्लम्स को समझ के उसको ठीक करने की कोशिश की और उसमें SECP को इन्वॉल्व किया। 2-2.5 साल अच्छा खासा काम किया। तो बस उतने से टाइम फ्रेम में मुझे वो अच्छा आदमी लगा। उसके अलावा ज़ाहिर है मैं भी अपना ओपिनियन सोशल मीडिया से बिल्ड करता हूँ कई दफ़ा, वहाँ पे तो आपको पता है कि फिर सारे ही बुरे लोग होते हैं, सब पे ही कीचड़ चल रही होती है। तो 2016 में अब जब ये ऑर्डिनेंस आ गया तो अब सारे परेशान हुए, पार्लियामेंट वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने ये ऑर्डिनेंस ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि ये काफ़ी बड़ा कानून है, इसको पढ़ने के लिए 2 साल चाहिए। रिजेक्ट करके साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा मैं हीरोगिरी कर रहा था, अब जो है ना सुकून। ये याद ही नहीं रहा कि हमें 120 दिन में अगर रिजेक्ट कर दिया तो अपना देना पड़ेगा, और यही उसकी चालाकी थी इसहाक डार की कि भाई ऑर्डिनेंस आ जाएगा तो इनको एक डेडलाइन मिल जाएगी कि 120 दिन में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा यार ये तो 2 साल से बंदा रिसर्च कर रहा था, अब हम इसको रिजेक्ट किया है तो हम क्या दें। तो हुआ ये कि इसहाक डार ने भी खुद कौन सी मेहनत की थी। एक इदारा है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ के इशूज़ देखता है। उसने उनसे मुशावरत की थी, उनके साथ बैठा था और उन लोगों ने इसमें काफ़ी हेल्प की है। और ऐसा ही था, इसहाक डार ने भी सोचा था कि इधर से लोगों को बुलाता था, कोई नहीं आता था, तो उसने जो टेक्नोक्रेट्स थे जो कि SECP मौजूद थे उनको इन्वॉल्व किया। उनसे कहा जी आपने ये कानून बनाना है और बाद में मैं इसको कैबिनेट से या पार्लियामेंट से या सदर से अप्रूव करवा दूंगा। तो SECP ने भी अपने गमो गुस्से का बहुत ज़्यादा इजहार किया उस लॉ के अंदर। क्यों? SECP अक्सर लोग कहता था पार्लियामेंट वालों को कि भाई ये लॉ पुराना हो गया है, ये फाइन हमने बदलना है, तो इसको चेंज करो। गवर्नमेंट हाथ नहीं आती थी। जैसे ICAP की स्कीम है, तकरीबन 1.5 साल से गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल लटकाई हुई थी और जनवरी फरवरी में तो ऑफिशियली सब कुछ अप्रूव करके ICAP ने उनके हवाले कर दिया था कि कर दो।
और आई के बच्चों से जलील होता फिर रहा था। बच्चे कहते हैं जी हमें कह रहे हैं नई स्कीम आ रही है, फिर पुरानी स्कीम है, फिर पुरानी स्कीम है। क्यों? क्योंकि हम लोग भी डिपेंडेंट है कि कानून गवर्नमेंट वाले ओके करेंगे तो हमारे बायलॉज, हमारे ऑर्डिनेंस चेंज होंगे। तो इसी तरह से एससीसीपी को हमेशा दुख होता था कि वो जब पेनल्टी बदलना चाहे, जब वो कोई रूल ऐड करना चाहे तो उसे देखना पड़ता था पार्लियामेंट वालों को, और वो सिवाय पार्लियामेंट में कानून अप्रूव करने के बाकी दुनिया के सारे काम कर रहे होते थे। आपको पता है पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? कानून अप्रूव करना। और पार्लियामेंट का ओनली काम क्या है? कानून अप्रूव करना। बस गेम ओवर, सिर्फ इतना काम है। और सिवाय इस काम के वो सारे काम करते हैं, तकरीरें करते हैं, टॉक शो में जाते हैं, शोर शराबे में जाते हैं, वॉकआउट करते हैं, हंगामे करते हैं। हाँ, अब एक बंदा एक इलाके से सिलेक्ट होकर आया तो कहीं उसके इलाके के लोग ये ना कहें कि तुम वहां जाके बदल गए, हमारे इलाके के लिए कुछ हुआ नहीं। तो हर मिनिस्टर को अपने एरिया के लिए या हर एमएनए को, एमपीए को अपने एरिया के लिए डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं, वो खा जाता है। और जब उससे कहते हैं तुम्हारे अपने एरिया में काम नहीं हुआ, कहता है जी वो अपोजिशन ने नहीं कराने दिया, वो जी रूलिंग हुकूमत ने नहीं कराने दिया। हालांकि उसके पर्सनल फंड होते हैं जो खा चुका होता है, और हम दोबारा से मासूम बन जाते हैं क्योंकि हमें वो लीडर अच्छा लगता है, वो तकरीरें अच्छी करता है, वो हमारे इलाके में वो भट्टी होता है तो हम भट्टी हैं तो इसलिए हम उसे सपोर्ट करते हैं, वो चौधरी है तो हम उससे डरते हैं। तो हमारा कल्चर इस तरह से बना हुआ है। तो एससीसीपी ने फिर एक काम किया, उसने कहा जब कानून मेरे से थ्रू बन रहा है तो उसमें कुछ खुफिया जुमले डाल दिए जो इसहाक डार को भी नहीं पता लगे। मैंने एक जगह ये हाईलाइट किया कि किबला ये जुमला बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो मेरी आवाज़ दबा दी गई। वो जुमला था एज मे बी स्पेसिफाइड, एज मे बी स्पेसिफाइड, जैसा बता दिया जाएगा। इस चीज़ का क्या जुर्माना होगा? एज मे बी स्पेसिफाइड। और उसको डिफाइन किया कि इसका मतलब है जो एससीसीपी बता देगा। तो अब एक जगह लिखा हुआ है रिपोर्ट में 6 बातें होंगी, पहली बात ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, और छठी एज में बी स्पेसिफाइड। तो उन्होंने कहा ये रोज रोज के झंझट को खत्म करते हैं, जगह जगह लिख देते हैं एज में बी स्पेसिफाइड, फिर जब कोई नया कानून लाना होगा हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब एससीसीपी ने जब कुछ बदलना होता है वो लिख देता है, लेकिन उसका हमें बड़ा फायदा हो गया। हमारे सिलेबस में अक्सर सेंटेंसेस के एंड पे आखिरी जुमला होगा एज में बी स्पेसिफाइड, और हमें नहीं याद रखना कि उन्होंने क्या स्पेसिफाई किया, क्योंकि वो सर्कुलर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अक्सर जगह बच्चों ने टोटका लगाया होता है कि गमती लॉ का कोई सवाल आया सबसे आखिरी लाइन में लिख देते हैं एज मे बी स्पेसिफाइड, कि ऊपर का मसाला बाद में पढ़ लेंगे, ये तो लिखा हुआ ही होगा। तो खैर मतलब ये एज मे बी स्पेसिफाइड। अब कहानी आगे बढ़ी, पार्लियामेंट वाले पहुंचे एससीसीपी के पास, उन्होंने कहा जी किबला वो हमें आप बताएं कि क्या चेंजेस है। उन्होंने उनको पीडीएफ पकड़ा दी। उन्होंने कहा जी पीडीएफ को देखने में दिक्कत है, आपकी कोई सोर्स फाइल होगी जहां आपने सेक्शंस बदले होंगे। उन्होंने उनको दे दी एक्सेल की फाइल। एक्सेल की फाइल में एक तरफ सेक्शंस आ रहे थे 1984 के ऑर्डिनेंस के, उसके सामने मुकाबले पे आ रहे थे कि हमने 2016 में इसको बदल के क्या किया। अब पार्लियामेंट ने अगर सदर का ऑर्डिनेंस रिजेक्ट किया है तो उनको मेजर चेंजेस करके दोबारा से लॉ देना है। जालिमों ने इतना गंदा काम किया कि रैंडमली बीच में से कुछ सेक्शन उठाए और उनकी लाइन डिलीट कर दी, लाइन डिलीट कर दी और सेक्शन नंबर्स शफल कर दिए। और पार्लियामेंट में बड़े फख्र से पेश हुआ कि जी वो 1984 वो 2016 वाला तो ऑर्डिनेंस पता नहीं क्या था, ये है हमारी वर्किंग दिखने में भी डिफरेंट लग रही थी, सेक्शंस की तरतीब भी आगे पीछे हुई थी। ना सिर्फ तरतीब आगे पीछे हुई थी बल्कि कुछ सेक्शंस गायब थे। तो बीच में कई दफा ऐसा हो रहा होगा कि मैं आपको पढ़ा रहूंगा कि ये चीज ये, और इसके बाद पता क्या होता है, आप कहेंगे क्या, मैं कहूँगा वो सेक्शन डिलीट हो गया। तो इतना बड़ा जुल्म हुआ मुल्क के साथ सिर्फ और सिर्फ सियासत बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को अपना आप बचाना था, नून लीग को अपना आप बचाना था। पीटीआई ने अवाम के सामने साबित करना था देखो हम बैठे हैं, हमने एक्ट अप्रूव किया है, बल्कि उन्होंने क्या काम किया, हमने ही काम किया। और नून लीग को ये था कि नहीं देखो हम तो अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं और मुल्क में नया लॉ लेके आए। तो 2-2.5 साल की एफर्ट को उठा के कचरे में डाल दिए इन्होंने। स्टिल शुक्र है सारे सेक्शन डिलीट नहीं किए, अगर खुद से बनाते तो पता नहीं क्या कचरा बनाते। तो अभी भी कंपनीज एक्ट पाकिस्तान के चंद बहुत साफ सुथरे लॉज में से एक है। पाकिस्तान के वो बड़े कम लॉ जो बहुत अच्छे ड्राफ्ट हुए हैं उनमें से एक कंपनीज एक्ट भी है।
तो जब ये चेंजेस करके वो लेके आए तो कहानी चली गई पार्लियामेंट की तरफ और अब ये लॉ आ गया कंपनीज एक्ट 2017। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंपनी लॉ किसे कहते हैं तो आप कहेंगे भाई कंपनी लॉ 4 कवानीन को कहते हैं। कौन से 4 कवानीन? रिपील्ड कंपनीज एक्ट, वो जो मर गया, वो जो अंग्रेजों के ज़माने का था, पाकिस्तान बनने से पहले का। फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड दिस एक्ट। चूंकि ये जो जुमले हम पढ़ रहे हैं ये कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर से पढ़ रहे हैं, तो जब वो डिफाइन करेगा कंपनी लॉ को तो कहेगा दिस एक्ट। अच्छा, क्या हम हमेशा कंपनी लॉ में 4 कानून डालेंगे? ये जुमले पे डिपेंड करता है। अगर लिखो प्रीवियस कंपनी लॉ तो उसमें 3 आएंगे, और अगर खाली लफ्ज़ कंपनी लॉ लिखो तो 4 आए। अगर लिखो ये वाला एक्ट एंड कंपनी लॉ तो इसका क्या मतलब होगा? ये और बाकी 3। तो कंपनी लॉ की जो डेफिनेशन है, द रिपील्ड कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट। और आगे कह दिया अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड, अनलेस के जुमला कुछ और कहना चाह रहा हो, प्रीवियस या इस तरह से, तो अनलेस के जुमले से साबित हो रहा हो कि पिछलों का जिक्र हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कंपनी लॉ में 4 चीजें होंगी, ये भी, वो भी, वो भी, और ये वाले भाई भी होंगे, अनलेस के जुमला इसको माइनस कर रहा हो। तो अगेन ये डेफिनेशन है कंपनी लॉ की, और ऑब्वियसली असूलन कभी भी पूछी जाने वाली नहीं है। यानी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान में 4 तरह के लॉ को हम कंपनी लॉ कहते हैं। तो फिर कंपनी की क्या डेफिनेशन है? बहुत ही सीधी सी, अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, और द कंपनी उस वजूद को कहते हैं जो बना अंडर दिस एक्ट या कंपनी लॉ। तो कंपनी की डेफिनेशन नहीं है कि एक ऐसी जगह जहां इतने सारे लोग इकट्ठे बैठ के यूं कर रहे हों, ऐसे कर रहे हो, वैसे नहीं। कंपनी इज अ सेटअप जिसको कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर किया गया हो, या 2017 से भी पहले कंपनियां तो थी ना, या किसी पिछले कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ। तो ये 2 ऐसी डेफिनेशन है जो सिर्फ पहले दिन पढ़ने वाली हैं, दोबारा इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो कंपनी किसे कहते हैं? वो सेटअप जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर हुआ अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ किसे कहते हैं? रिपील कंपनीज एक्ट 1984 वाला ऑर्डिनेंस, 2016 वाला ऑर्डिनेंस, एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। तो आज की डेट की लेटेस्ट खबर ये है कि आज पाकिस्तान में 2017 का कंपनीज एक्ट चलता है, जो कि 2016 के बहुत खूबसूरत कंपनीज ऑर्डिनेंस का 30% खराब, मतलब उसमें से 30% खराब कर दें तो 70% स्टिल वो बेहतर हालत में है। कई सेक्शन गायब हो चुके हैं और कई सेक्शन ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो आगे बताई जानी है और आगे उसका जिक्र भी नहीं होता। और इस कंपनीज एक्ट में अब जगह जगह ये जुमला लिखा हुआ है एज मे बी स्पेसिफाइड। तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन है कि कंपनी लॉ कहाँ से आया है और ये क्या कर रहा है। तो मैंने बीच में आपको एक बॉडी भी बता दी विच इज़ SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ के सारे मामलात को डील करती है। जी सर, जब SECP को पता है सारा उसके साथ बैठ के वो बनाया, ठीक है सर वो तो कर सकते हैं आगे। SECP आगे किसे कहाँ करेगा? सर तो उसमें जो बोला है स्पेसिफाइड, हाँ तो वो उस केस में तो आगे बता सकते हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। अब SECP ने अच्छी चालाकी है कि ये जगह जगह लिख दिया एज मे बी स्पेसिफाइड। तो अब कानून तो अच्छी शक्ल में नहीं है, लेकिन एज मे बी स्पेसिफाइड वाली जगह पे SECP के पास फ्रीडम है कि वो कभी भी कुछ भी लेके आ सकता है। तो अक्सर जगह वो रेगुलेशन लेके आया, अक्सर जगह वो SRO लेके आया, तो उसने चीज़ें SECP ने बेहतर करने की कोशिश कर ली है, कानून वालों ने नहीं की। सर तो वो 30% जो आप बोल रहे हैं गलत, तो वो 30% तो सेक्शन ही उड़ गए ना, उस सेक्शन में जहाँ एज मे बी स्पेसिफाइड लिखा था वो भी उड़ गया। सर तो उन्होंने PDF दी थी ना, नहीं एक्सेल नहीं, बात ये है कि वो ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि एक लीक जारी कर दें कि असल फाइल ये थी। साइन जिस फाइल पे होगा वो फाइनल कॉपी बनेगी ना। उनकी पुरानी एक्सेल पकड़ी, रोज उड़ा दी, शफल कर दिया, उसका PDF निकाल लिया और कह दिया ये नया कानून है और ये हम अप्रूव कर रहे हैं। तो वो सेक्शन उड़ गए, तो उसमें लिखा हुआ है मे बी स्पेसिफाइड,
भी उड़ गया। तो अब आज आप जब कंपनीज एक्ट देखेंगे तो आपको वो सेक्शन नजर ही नहीं आएगा जो उसमें डाला गया था। तो वो 30% डैमेज है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन जो बाकी 70% है उसमें एज में भी स्पेसिफाइड लिखने की वजह से SEC भी अब उसको लेटेस्ट रखता है। SEC भी बता देता है कि ऑनलाइन तरीका क्या होगा, SEC भी बता देता है कि कंपनियां फाइलिंग कैसे करेंगी अपने रिकॉर्ड की। तो अब SEC भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आता है। इसी वजह से CA फाइनल का सिलेबस हमारा बहुत बढ़ जाता है कि CA फाइनल में जहां जहां एज में भी स्पेसिफाइड है ICAP घबरा जाता है, फिर वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस सिलेबस का ऐसा डाल देता है जो एज में भी स्पेसिफाइड से आगे SECP ने 10 सफ़े 12 सफ़े 15 सफ़े के रूल्स दिए। तो SECP की उस वक्त की थोड़ी सी बेईमानी हमारे काम आ गई, वरना हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने हमें बिल्कुल किसी काबिल नहीं छोड़ा था। अपनी जिद में उन्होंने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा। सर ये और हम लोग कमज़ोर हैं, यानी कि ICAP है, ये भी एक इदारा है, कानून नहीं बदल सकता, इसका अपना कानून बेचारा रोता पिटता रहता है कि भाई हमारे को अप्रूव कर दो। और इस दफ़ा मैंने इतना इनको काउंसिल में जो लोग थे उनको मैंने इतना कहा था कि भाई आप कम से कम इस दफ़ा जब अप्रूव करवा रहे हैं, हर दफ़ा पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, 2013 की स्कीम 2014 के एंड पे कुछ जगह और 2016 में अप्लाई हुई थी। 2021 की स्कीम जिसका नाम ही 2021 है वो 2022 में ही थी। तो इस दफ़ा 2025 की स्कीम भी जो है ना वो इन्होंने 1.5 साल पहले से, पिछले साल से ही काम शुरू कर दिया था कि अल्लाह करे 2025 तक आ जाए, उसके ख़त्म होने से पहले पहले आ जाए। तो मैं उस टाइम पे भी उन्हें बहुत ज़्यादा कहा था कि भाई आप इसमें एक काम कर दें, अब जब अमेंडमेंट अप्रूव होनी है उन्होंने एक दफ़ा साइन करना है, पढ़ना थोड़ी है कि क्या क्या किया। तो जगह जगह आप भी लिख दें एज में भी स्पेसिफाइड। हमारी एजुकेशन स्कीम वो होगी विच इज़ एज में भी स्पेसिफाइड, ताकि इधर से आप एक नोटिफिकेशन जारी करें, इधर से मुल्क में नई स्कीम आ जाए। ICAP नई स्कीम बनाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाता है, उसकी किताबों पे काम कर रहा होता है, पता लगता है गवर्नमेंट अप्रूव ही नहीं कर रही, और फिर बच्चों से जलील हो रहा होता है ICAP। टीचर्स उन्हें वो कर रहे होते हैं कि जी आपने क्या किया, नई स्कीम तो आई नहीं। तो ये हमारे मुल्क के कुछ मसले हैं, कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जो प्रेजेंट करना चाहते हैं वो काम करने वालों को काम नहीं करने देते, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ चैनल पे आके दुकानदारी करनी होती है कि हमारी जमात सबसे अच्छी है, दूसरा कहता है हमारी जमात सबसे अच्छी है। ये जमातों की लड़ाई में ना हम कहीं बहुत पीछे रह गए हैं पाकिस्तानी। मुझे एक दफ़ा इतनी तकलीफ़ हुई थी, अब चूँकि बात चल रही है तो इससे लगे हाथों वो चीज़ भी है। मैं PTI को वोट किया था और मैं चाहता था कि ये मुल्क में नई चीज़ों पे काम करें और ख़ासतौर पे जो लॉज वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आएँ। तो एक साइबर क्राइम का एक लॉ आ रहा था जिसमें नून लीग वालों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लस माइनस की थी, और उसमें कुछ ऐसे रूल्स लिखे थे जिसको देख के मैं डर गया कि ये तो बड़े लोगों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब डरा तो एकदम से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मैंने कहा अरे वाह, मेरे PTI वाले बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, अप्रूव ही नहीं करने देंगे। और वो लोग कितने सीरियस होंगे लॉ अप्रूव करने में, और ये PTI वाले पहुँचेंगे उसको रिजेक्ट कर देंगे। हुआ ये कि उस दिन पार्लियामेंट का इजलास हुआ और जब मैंने उसकी बाद में उसके मिनट्स पढ़े तो पता ही लगा कि वो अप्रूव हो चुका था लॉ। मैं बड़ा तड़प गया, मैंने कहा यार PTI वालों की मौजूदगी में कैसे अप्रूव करवा लिया नून लीग वालों ने। और जबकि मैंने इनकी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बड़ा गलत लॉ आ रहा है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करेंगे। जब मिनट्स देखे तो पता ही लगा कि उस दिन PTI वाले जो है ना वो एक बंदा आया था शायद उस मीटिंग को अटेंड करने, और 21 या शायद 22 बंदों के वोट से वो नया लॉ अप्रूव हुआ था। उस मौजूदा पार्लियामेंट में उनके 23 से ज़्यादा बंदे मौजूद थे PTI के, और नून लीग के 22 बंदों ने या 21 बंदों ने इकट्ठे होके उसको अप्रूव कर दिया सिंपल मेजॉरिटी से, कि अपोजिशन किसी ने की नहीं। अब वो 21 लोग वोट करते कि ये लॉ पास हो और इनके 23 लोग आके वोट करते कि लॉ पास ना हो, तो जमहूरी अमल था कि वो लॉ पास ना होता। अब मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा यार 2-3 दिन पहले तो इतनी तकलीफ थी, इस वक्त कहाँ सो रहे थे। अगले दिन ज़्यादा दुख हुआ जब एक साहब TV पे वो कानून ला के PTI के और एक न्यूज़ चैनल में, और वो आके जो है वो जो तबसरे वगैरह कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा ये देखें क्या जुल्म हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ, ये नून लीग वाले घटिया सा कानून ले आए हैं और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम हर फोरम पे इसकी मजम्मत करेंगे, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। और सारे कह रहे हैं कि अरे वाह ज़बरदस्त, क्या बात। न्यूज़ एंकर कह रहा है कि देखें चलें अच्छे आप पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो बड़ा अच्छा वो होगा। और मैं सड़ा कि ये सिर्फ TV पे आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे हैं, जहाँ जाके उसको माइनस करना था वहाँ किया नहीं।
तो कई दफ़ा मतलब इस तरह के धोखे हमारे साथ बहुत हुए। कश्मीर का इशू एक टाइम पे हाईलाइट हुआ और फिर फाइनली यूएन ने डिसाइड किया कि आप इसकी एक रेजोल्यूशन पुट करो और हम इसके ऊपर बैठते हैं और इसका एक फाइनल सोल्यूशन किसी एक तरफ कर देते हैं। वहाँ जाने से पहले भी बहुत सारी तकरीरें हुई। खान साहब ने यूएन के स्टेज पे खड़े होकर भी बड़ी तूफानी तकरीर कर डाली, बस सिर्फ वो रेजोल्यूशन वहाँ पे फॉरवर्ड करना भूल गए जिसके ऊपर वोटिंग होनी थी। और अवाम कह रही है कि देखें जी कश्मीर की बात भी हुई है ज़बरदस्त फलाना, लेकिन कानूनी तरीके से जो स्टेप्स लेने थे वो नहीं लिए गए। लेकिन वो सारे स्टेप ज़रूर लिए गए जिससे हम फ़ैन बन जाएं। तो उस दिन फिर मेरा दिल खट्टा हुआ था कि मैंने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने वोट किए हैं तो मैं को बुद्ध बना लूँ और मैं कहूँगी कि मैंने पूछते रहना है। मैं कम से कम को अच्छा है बुरा है मुल्क के लिए थोड़ा सा काम कर रहा है तो मेरा टारगेट ये हो कि मुल्क के लिए कौन काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो है ना हुकूमत करने का तरीका ये है कि शो करो चाहे असल में काम करो या ना करो। तो अब ये पंजाब में भी यही सारा कुछ हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं, जगह जगह जाके काम हो रहा है या नहीं हो रहा उसको प्रेजेंट करने पे जोर है। क्योंकि उन्होंने पीटीआई से ये चीज़ सीख ली है कि काम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, काम करते रहे हैं तो भी नौजवान नस्ल किसके साथ है, जिसकी रील्स अच्छी निकलती हैं, जिसकी तस्वीरें अच्छी आती हैं, जिसका तकरीर करते हुए का ऑरा होता है, जिसको प्रेजेंट अच्छा किया जाता है। अब वो बाकी लोग भी उसी सारे काम पे लग गए, ऑडियंस मौजूद है तो अब सब इंटरनेट पे साबित कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ग्राउंड रियलिटी में जहां उन्होंने जाके पार्लियामेंट में काम करना है वहां कोई काम नहीं कर रहा। मुल्क के लिए जो कानून बनाने की ज़रूरत है, देखें सड़कें बनाना शहबाज शरीफ का काम नहीं है, अलग महकमा है जिसने सड़क बनानी है। तब जब कानून मौजूद होगा फंड्स मौजूद होंगे तो इसका काम है वो फंड्स अप्रूव करवाए, वो कानून अप्रूव करवाए। पार्क्स खूबसूरत रखना पार्लियामेंट वालों का काम नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का, गवर्नमेंट के इदारों का काम है। मुल्क में अमन अमान पुलिस ने कायम रखना है, मुल्क की हिफाजत फौज ने करनी है, हर काम बटा हुआ है। तो पार्लियामेंट वालों ने ये काम नहीं करने, उन्होंने वो कानून बना पे ये लोग अच्छे तरीके से काम कर सकें। और प्रॉब्लम ये है कि वो ये कानून बनाने में सीरियस नहीं है। तो ये एक अलमिया है। मैंने आपसे कहा था कि अगले 1-2 लेक्चर बोरिंग होने वाले हैं थोड़े से आप लोगों के लिए। तो ये एक मतलब ये वो गम है जो मैं जितना मर्जी कोशिश करूं जो है ना वो एक्सप्रेस हो रहा होता है। तो इसलिए ना जब जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना एज मे बी स्पेसिफाइड, और जब ये 2016 और 17 इकट्ठे नज़र आते हैं तो दिल ख़राब होता है कि इतनी मेहनत से बड़े अरसे बाद 32 साल बाद किसी ने कानून ठीक किया था, लेकिन चूंकि वो नून लीग से ताल्लुक़ रखता था तो इस नफरत में जो है वो उसको मुल्क में सही से नहीं आने दिया गया। तो अभी भी बस इसी तरह से ही है, दुश्मनियाँ चल रही हैं एक दूसरे के साथ। सर उसको फिर नून लीग ने भी नहीं सपोर्ट किया। असल में नून लीग की भी तो कच्ची हो गई ना। इसहाक डार को तो था कि पता नहीं नून लीग का आगे क्या फ्यूचर है क्या नहीं है। वो नवाज शरीफ पे तो केसेस वगैरह भी शुरू हो गए थे। उसने कहा मैं तो अमर हूँ। इंसान को एक इंडिविजुअल तौर पे भी तो होता है ना कि अब इसहाक डार किसी भी जगह जाके कहता है जी मुल्क में इतना कानून में गैप था, कंपनीज एक्ट के ऊपर देखे मैंने कितना काम किया। तो उस टाइम पे भी वही वाली बात है, थी वो भी वो दुनियादारी, लेकिन उसके पीछे कानून तो आ गया ना। करो दुनियादारी, वीडियोस बनाओ, लेकिन मतलब किसी की मतलब अगर बगैर किसी की मदद किए वीडियो बनाई तो मैं कह रहा हूँ भाई मदद कर लो, वीडियो भी बना लो, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे वीडियो, मदद तो हुई हो। तो आवाम के साथ अच्छा करो, फिर जितना मर्जी उसकी रीलें बनाओ, लेकिन अच्छा ना करो। वही वाली बात है कि उस दिन मीटिंग में ना पहुंचो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुसलसल कहते रहो मजम्मत करेंगे। तो भाई कौन सी जगह जाके मजम्मत करेंगे? कपड़े के बाजार में जाके मजम्मत करेंगे, लोहे के बाजार में जाके मजम्मत करेंगे? वहां मजम्मत करना है ना जहां मजम्मत करने का हक है, वो पार्लियामेंट है। ये ऐसे ही है जैसे एक आईकैप कानून लेके आए और मैं फेसबुक पे तकरीरें करना शुरू कर दूं, नहीं बच्चों मैं आपके साथ हूं, मैं मजम्मत करूंगा इसकी, और फेसबुक पे मैं मजम्मत करके साइड पे हो जाऊं, वो गलत है। मुझे आईकैप को मेल करनी है, मुझे आईकैप के लोगों से मिलना है, मुझे वहां जाके प्रेजेंट करना है और उधर उन्हें कहना है कि जैसे मैंने कहा कि लॉ में उन्होंने चीजें एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं तो मैंने आईकैप को मेल की है। मैं फेसबुक पे एक लिस्ट नहीं डालती कि ये है मेरी मेल, ये मैंने आईकैप को की है और देखो बच्चों मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूं। प्रॉब्लम है आजकल का जमाना ये है कि ये भी करना पड़ जाता है, नहीं तो बच्चे ही टैग करके पूछ रहे होते हैं सर जी आपने कोई मुजम्मती बयान जारी नहीं किया। तो भाई आईकैप की चीज गलत है तो मैं आईकैप को बताऊंगा ना, मैं फेसबुक पे आके थोड़ी वो फेसबुक को थोड़ी देखेंगे आईकैप वाले, मैं उनको कानूनी तरीके से जो असल तरीके उससे रूट करूंगा। तो बस प्रॉब्लम ये है कि ये जो जनरेशन है, आप लोगों की जो जनरेशन है ना, आप लोग
कि जो इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं ना, वो लेते हैं रील्स से, वो लेते हैं फेसबुक से, वो लेते हैं इंस्टा से। तो प्रॉब्लम है कि आप सब लोगों को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हमारी सारी नस्ल गलत तरफ चल पड़ी है। अब सबके सबको वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। मेरी अपनी टीम ने मुझे कहा कि भाई सर आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं लेकिन बच्चों को रील फॉर्म में चाहिए, आपकी लेक्चर बहुत लंबे चौड़े होते हैं। मेरे ही लेक्चर्स में से कट लगा लगा के कोई 30 सेकेंड को 50 सेकेंड, मेरी रफ्तार भी 1.5 पौने 2 गुना कर दी होती है कि वो सर स्लो नहीं सुन सकते लोग आपको। हम टीचर्स की मजबूरी ये बन गई है कि हमें आप लोगों में मकबूल होने के लिए कि आप लोग हमें थोड़ा सा पसंद कर लें, हमें रीलें देनी पड़ रही हैं। कितना जुल्म किया आप लोगों ने हमारे साथ। तो बहरहाल तो अब हुकूमत भी यही कर रही है। अब सबको समझ आ गया है कि जो अच्छी तस्वीरें खिंचवाएगा, जो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा, पोस्ट करेगा, उसी की कामयाबी है। तो आज हम लोगों ने पूरे सेशन में एक दिन जिसमें सबसे कम पढ़ना था वो आज का दिन था। अब मैंने आपसे कहा था 2 दिन बोर होंगे, एक दिन गुजर गया। एक अगला दिन जिसमें हम इससे आगे कुछ डेफिनेशंस देख रहे होंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी बोरियत है, उसके बाद हम दोबारा से हमारा सारा सफ़र सुहाना हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो गया, अपना ख्याल रखिएगा।